नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का क्या टॉपिक है? आज की वीडियो का टॉपिक है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं काफ़ी वीडियो डाल चुका हूं। उन सारी की सारी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, ये वीडियो किससे रिलेटेड है कि आप जानते हैं पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन करना शुरू किया तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, तो मतलब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, जो अंग्रेजी सरकार थी, जो इंग्लैंड में थी, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन कर रही थी उसको नियंत्रण करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ कानून बनाए ताकि उसको नियंत्रित किया जा सके कि वो किस तरह से भारत में काम कर रही है। तो हमने अब तक वो क्या क्या पढ़ चुके हैं उनसे रिलेटेड। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। फिर इसमें 1781 में कुछ संशोधन हुए। उसके बाद 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट आया। फिर 1786 में संशोधन अधिनियम आया जो गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के संबंध में लाया गया था। फिर उसके बाद 4 चार्टर एक्ट आए 1793, 1813, 1833 और 1853। और फिर आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? 1857 की क्रांति हुई। तो 1857 की क्रांति के बाद क्या होता है? भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है और फिर भारत में ताज का शासन चलता है। ताज का शासन, तो इसमें क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तो समाप्त हो जाता है और जो ब्रिटिश ताज है, मतलब जो वहां के राजा या रानी है, उनका शासन भारत में चलता है। तो क्या अब उनके राजा या रानी यहां पे स्वयं शासन करने आएंगे? जी नहीं, वो अपने प्रतिनिधि के तौर पे नियुक्त करते हैं किसको? वायसराय को। तो क्या होता है? गवर्नर जनरल का जो पद है वो खत्म कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है और उसकी जगह वायसराय का पद बनाया जाता है। शक्तियां और काम उनके सेम ही होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था 1858 वाला। क्या था 1858 का? क्या था वो? 1858 का अधिनियम। और अब हम पढ़ रहे हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो इसमें क्या क्या किया गया? देखिए, जब 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब भारतीयों पर अगर हमें शासन करना है तो उनको भी उनका यानी हमें विश्वास जीतना पड़ेगा। तो विश्वास जीतने के लिए क्या किया कि ताकि उनको भी लगे कि हम उनकी भी कुछ पूछ कर रहे हैं, उनसे कानून बनाने में कुछ मदद लेते हैं, ताकि वो हमारे साथ, यानी कि ब्रिटिश सरकार को लगा कि भारतीयों का हमें कुछ सहयोग लेना चाहिए ताकि उनको लगे कि हम उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, उनका हम विश्वास जीत सके। तो इसके लिए कुछ ये सुधार करने की कोशिश की गई। तो ये हम पढ़ते हैं कि क्या क्या किया गया। देखिए, वायसराय की काउंसिल में 3 भारतीय सदस्य शामिल। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमने पढ़ा था कि जो वायसराय की परिषद होती थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें 4 सदस्य थे। उनमें फिर चेंज हुए। जैसे 1833 में हमने पढ़ा था कि उसमें एक विधि सदस्य जोड़ा गया। तो इसमें क्या किया गया कि जो वायसराय की परिषद थी उसमें 3 भारतीय सदस्य भी शामिल किए गए कि ताकि उनको भी लगे कि जो शासन चल रहा है, जो कानून बनाए जा रहे हैं, उसमें उनकी भी कुछ हेल्प ली जा रही है, उनका भी कुछ सहयोग है। ये क्यों किया गया? ताकि उनका विश्वास जीता जा सके। तो वो 3 सदस्य कौन कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको नाम पता होने चाहिए। सर दिनकर राव, पटियाला के महाराजा, महाराजा ऑफ पटियाला, और बनारस के महाराजा। तो आपको ये 3 याद रखने हैं। तो अब आपके मन में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे कि जो ये 3 सदस्य नियुक्त किए गए, क्या इनको भी सेम पावर थी बाकी उन सदस्यों की जितनी बाकी सदस्य जो परिषद में थे? जी नहीं, वो हम आगे पढ़ेंगे, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्ति दी गई। देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हम पढ़ते आ रहे थे कि भारत में केंद्रीकरण शुरू हो चुका था। अब केंद्रीकरण से आप सभी क्या समझते हैं? 2 टर्म होते हैं, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था उस समय केंद्रीकरण
बढ़ता जा रहा था, मतलब कि किसी एक पद को ताकतवर बनाया जा रहा था। आपने पिछली वीडियो में देखा कि जो मद्रास और बंबई प्रांत थे, उनके जो गवर्नर थे, उनसे उनकी विधायी शक्ति से क्या तात्पर्य है कि कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई थी। लेकिन 1861 के भारत परिषद अधिनियम में प्रावधान किया गया कि जो मद्रास और बंबई प्रांत है, उनको जो गवर्नर है उनसे जो शक्ति छीनी गई थी विधायी शक्ति, उनको वो शक्ति पुनः लौटा दी जाए। तो उनको पुनः विधायी शक्ति लौटा दी गई। तो अब आप बताइए, अब तक जो केंद्रीकरण की भावना चलती आ रही थी, अब वो केंद्रीकरण की ना रहकर विकेंद्रीकरण की तरफ मुड़ने लगी। वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश की शक्ति। तो देखिए, जो वायसराय होता था उसकी एक परिषद होती थी, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, उसमें कुछ सदस्य होते थे। तो इसमें वायसराय की शक्तियां बढ़ा दी गई कि आपातकाल के समय, जब आपको लगे कि आपातकाल का समय है, तो आप ये जो सदस्य हैं, आपकी परिषद के जो सदस्य हैं, इनसे बिना सलाह किए, इनसे बिना पूछे आप अध्यादेश की शक्ति आपको दे दी जाती है। तो अध्यादेश की वो अध्यादेश लगा सकते थे, अध्यादेश ला सकते थे, आपातकाल के समय अध्यादेश ला सकते थे। तो उसकी टाइम कितना था? उसका टाइम था 6 माह, मतलब कि 6 मंथ वो चलता था अध्यादेश। तो आप समझ सकते हैं कि जो आज के समय में अध्यादेश है वो भी इस तरह से ही कुछ है। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता, मतलब प्रभारी बनाना। तो पोर्टफोलियो सिस्टम से आप यहाँ पे क्या समझते हैं कि देखिए, जो वायसराय की परिषद होती थी, तो वायसराय की परिषद में मान लीजिए 5 सदस्य हैं। तो पहले जो फैसले होते थे, इन सभी से पूछा जाता था कि इसमें आपकी क्या विचार है। तो इसमें पूछा तो सबसे ही जाता था। क्या होता था? पोर्टफोलियो प्रणाली दी गई कि जैसे आज के समय में मंत्री होते हैं, तो जैसे वायसराय की जो परिषद है, इसमें जैसे एक सदस्य को बोल दिया गया कि आपके ऊपर रक्षा की जिम्मेवारी है, एक को बोल दिया गया कि आपके ऊपर वित्त की जिम्मेवारी है, एक को कोई मान लीजिए शिक्षा का मामला दे दिया गया। तो मंत्रियों की तरह काम किया गया कि शिक्षा के मामले में आप जो भी डिसाइड करेंगे, आप उसके प्रति जिम्मेवार होंगे। मतलब यहाँ पे जिम्मेवारी बना दी गई, जिम्मेवारी निर्धारित कर दी गई कि जैसे जो 5 सदस्य हैं, उनके काम बांट दिए गए कि आपका काम ये है, आपका काम ये है। फिर बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब में विधान परिषद बनाए गए 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। तो आप इस पॉइंट से क्या समझ सकते हैं, ऐसा क्यों किया गया? ताकि जो विकेंद्रीकरण है उसको बढ़ावा दिया जा सके और भारतीयों को विश्वास जीता जा सके। क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं पहले पॉइंट में कि 3 भारतीय सदस्य नामित किए गए। अब विधान परिषद बन रही है, लेकिन पहले विधान परिषद नहीं थी। तो मतलब विकेंद्रीकरण हो रहा है। कानून बनाने की जो शक्ति है, यानी वहां पे और भी लोगों से सलाह मशवरा किया जा रहा है। कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या आप याद रख सकते हैं, टोटल 6, क्योंकि एक वायसराय और 5 अन्य। तो ये जो 5 थे, ये थे सरकारी सदस्य। तो अब जो मैंने आपसे पूछा था कि ये जो 3 भारतीय सदस्य शामिल किए गए, क्या इनकी पावर भी इन 5 सरकारी सदस्यों के बराबर है? जी नहीं। ये जो 3 भारतीय सदस्य नियुक्त किए गए थे, नामित किए गए थे, मनोनीत किए गए थे, ये सरकारी सदस्य न होकर ये गैर सरकारी सदस्य थे। अगला पॉइंट पढ़िए, आपको और क्लियर होगा। 1861 के भारत परिषद अधिनियम में, भारत परिषद अधिनियम कहाँ से बन के आया? ब्रिटिश पार्लियामेंट से बन के आया। तो उसमें जो वायसराय होता था, उसको अधिकार दिया गया कि आप कम से कम 6, मतलब मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 सदस्यों को आप नियुक्त कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं, कि जो आपको हम कहते हैं, आपको अधिकार देते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने वायसराय को बोला 1861 के भारत परिषद अधिनियम में कि आप अपनी परिषद में कम से कम 6 सदस्यों को नियुक्त कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा 12 सदस्यों को, मतलब 6 से लेके 12 सदस्यों तक की आपके पास छूट है। तो इसी जो इनको ये अधिकार दिया गया था, इनको ये जो पावर दी गई थी, इसी पावर के तहत इन्होंने 3 भारतीय सदस्यों को गैर सरकारी तौर पे नियुक्त किया। और वो 3 सदस्य थे सर दिनकर राव, पटियाला के महाराजा और बनारस के महाराजा। तो ये 1861 का भारत परिषद अधिनियम है। अगर आपको अच्छा लगा हो, आज की वीडियो समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।